Hello students, I welcome you all in this session of thermochemistry. I am Robin Garg and today I am going to solve some important problems of thermochemistry. तो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हमको थर्मोकेमिस्ट्री की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जिससे कि थर्मोकेमिस्ट्री की मतलब चैप्टर से जो रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे आपके वो स्ट्रांग हो सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 3 रिएक्शन गिवन है। सबसे पहले C प्लस हाफ O2 से आपको CO बनाया गया है और उसका एंथैल्पी चेंज आपको दिया हुआ है x1। सेकेंड रिएक्शन है जिसमें CO का कंबशन किया है और उसमें आपको यहाँ पर एंथैल्पी चेंज गिवन है, दैट इज इक्वल टू x2। एंड थर्ड रिएक्शन में कार्बन और CO2 को कंबाइन करके CO को फॉर्म किया गया है और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है x3। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 इज x1 प्लस x2। तो मैं अगर यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि CO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि जब भी हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखते हैं तो जिसका फॉर्मेशन करना है उसका हम बनाते हैं बेटा 1 मोल। तो CO2 का हमें फॉर्मेशन करना है, CO2 के फॉर्मेशन की हीट आपको निकालनी है, तो CO2 का आपको 1 मोल बनाना पड़ेगा। मतलब CO2 का कॉफिशिएंट आप रखेंगे 1। अब ये कैसे बनेगा, इसको हमें बनाना है एलिमेंट्स इन एलिमेंटल स्टेट। तो CO2 के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन है और उनकी एलिमेंटल स्टेट होती है कार्बन सॉलिड या कार्बन ग्रेफाइट हम कह सकते हैं यहाँ पर सिंपली, और प्लस O2 गैस। तो ऐसे करके हमें CO2 गैस को फॉर्म करना है, इसका 1 मोल को फॉर्म करना है और बताना है कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा। अब सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड जो रिएक्शन गिवन है, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन दोनों को ऐड कर देता हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड करने पर क्या होगा, CO गैस से CO गैस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और हाफ O2 प्लस हाफ O2 आपको दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो प्लस O2, मतलब कि 1 मोल ऑफ O2 आपको दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको दिख रहा है, देखो 1 मोल ऑफ O2। उसके बाद सी सॉलिड, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा, देखिए सी सॉलिड आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख गया है और CO2 गैस ये आपको राइट हैंड साइड दिख गया है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के एडिशन से ऑब्टेन हो रही है, और फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के एडिशन से अगर ऑब्टेन हो रही है तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फर्स्ट और सेकंड के एंथैल्पी चेंज के सम के इक्वल होगा। और फर्स्ट में एंथैल्पी चेंज था अपने पास x1 और सेकंड में एंथैल्पी चेंज था x2। तो डेल्टा H इस रिएक्शन का आएगा बेटा x1 प्लस x2। इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बी ऑप्शन को, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज x1 प्लस x2। तो एक्चुअल में अगर हम कार्बन के कंबशन की रिएक्शन लिखेंगे तो कार्बन के कंबशन की रिएक्शन में क्या करोगे, कार्बन का 1 मोल यूज करोगे और उसको हम O2 के एक्सेस में हीट करना है अपने को, और वहां से ऑब्टेन होगा CO2। तो एक्चुअल में वो हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन के कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहाँ पर सेम रिएक्शन आएगी फिर से। मतलब इस रिएक्शन जो आपने लिखी है इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों रिएक्शंस यहाँ पर कही जा सकती हैं, दोनों ही एंथैल्पीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन इज ऑल्सो x1 प्लस x2। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखते हैं बेटा हम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में दिया है कि डेल्टा H3 जो है, डेल्टा H3 मतलब ये जो x3 की वैल्यू है कि डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2 के बराबर होगी। अब हम देखते हैं कि अगर ये बात सही है तो ये तभी हो सकता है कि जब फर्स्ट रिएक्शन में से अगर सेकंड रिएक्शन को माइनस करते हो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करने पर अगर थर्ड रिएक्शन मिल गई तब तो सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड रिएक्शन को माइनस करता हूँ, देखिए बेटा फर्स्ट में सेकंड को अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो आपको देखो यहाँ पर हाफ O2 से हाफ O2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, ध्यान देना। तो फर्स्ट में सेकंड को माइनस करोगे तो हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा और ये CO जो है राइट हैंड साइड जाएगा तो CO गैस प्लस CO गैस बन जाएगा 2CO। देखो 2CO नजर आ गया होगा आपको, और ये CO2 चला जाएगा लेफ्ट में, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर रहे हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो CO2 लेफ्ट में चला गया और C सॉलिड लेफ्ट में पहले से ही था क्योंकि फर्स्ट को तो एज इट इज रखा है आपने।
तो सेकंड को माइनस करना है अपने को, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो डायरेक्टली ये थर्ड रिएक्शन आपको मिलेगी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करके। इसका मतलब थर्ड रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो फर्स्ट और सेकंड के माइनस दोनों के, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड के इक्वल इक्वल होने वाला है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर, देखिए कि अगर मैं यहाँ पर सी सॉलिड प्लस हाफ O2 गिव्स CO, इसकी बात करूं तो इसका एंथैल्पी चेंज है बेटा x1, सॉरी डेल्टा H1 हो गया x1 के इक्वल। और सेकेंड रिएक्शन अपने पास CO गैस प्लस हाफ O2 गैस, इससे आपको मिलेगा CO2 गैस। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है x2 के इक्वल। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड रिएक्शन को माइनस करता हूं, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में से सेकंड रिएक्शन को माइनस करता हूं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करता हूं, तो आपको जो रिएक्शन मिलने वाली है दैट इज सी सॉलिड प्लस CO2 गैस गिव्स 2CO गैस। तो इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा, मान लीजिए डेल्टा H3 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन भी सही है। अब तीनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो डी में लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, और हमें एक ऑप्शन को चूज करना है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट होता तो हम यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन को ही करेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमें अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो उस कंडीशन में सही आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बॉन्ड एनर्जीज गिवन है। एक तो है एन ट्रिपल बॉन्ड एन बॉन्ड की, एक एच एच बॉन्ड की, एक एन एच बॉन्ड की, जो कि x1 x2 x3 है। आपको बतानी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जिस भी कंपाउंड की फॉर्मेशन की एंथैल्पी आपको डिनोट करनी है, कैलकुलेट करनी हो या उसको आपको रिप्रेजेंट करना हो, तो आप उसके एक मोल को फॉर्म करोगे और उसके एलिमेंटल स्टेट से फॉर्म करोगे, उसके एलिमेंट की एलिमेंटल स्टेट से फॉर्म करोगे। तो नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट होती है N2 गैस, और हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट होती है H2 गैस। तो यहाँ से N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आप वैसे गलती मत कर देना कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, कहीं ऐसे बैलेंस कर दो। आपको NH3 को छेड़ना नहीं, NH3 का एक ही मोल होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। अब इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज होगी, मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डेल्टा HR लिख दिया है मैंने शॉर्ट में। तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। एक ही मतलब है दोनों का, चाहे आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कहो, चाहे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हाफ N2 प्लस 3H2 गिव्स NH3 कहो, एक ही मतलब है। अब यहाँ से क्या होगा, अब इस रिएक्शन का जो बेटा एंथैल्पी चेंज होगा, आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट करना होता है। तो हाफ मतलब कि रिएक्टेंट की तरफ आपको दिख रहा है कि N2 है, और N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड होगा, और उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा, x1 दे रखी है। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी हाफ इंटू x1, भाई हाफ मोल हो गए ना N ट्रिपल बॉन्ड N के, एक मोल के लिए x है, तो हाफ मोल के लिए कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू x1। अब यहाँ पर H2 के अंदर एक मोल, H2 के अंदर एक मोल HH बॉन्ड होगा, और उसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है x2। तो 3/2 मोल HH बॉन्ड के लिए कितनी यहाँ पर एनर्जी इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 x2 माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, प्रोडक्ट को माइनस करना होता है। अब प्रोडक्ट की साइड यहाँ पर NH3 दिया हुआ है, एक मोल दिया हुआ है, और एक मोल NH3 में क्या होता है, 3 मोल NH बॉन्ड होंगे, और एक मोल NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है x3। तो 3 मोल NH की बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 3x3 हो जाएगी। तो मैच करो कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है आपको, x1/2 प्लस 3/2 x2 माइनस 3x3। तो इसमें आपको सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही को आप जो है देख सकते हो कि सी ऑप्शन के अंदर बिल्कुल करेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इमेजिनरी लैटिस
Cl प्लस और Cl माइनस का फॉर्म करना है। एक्चुअल में लैटिस तो हम आयनिक कंपाउंड का बनाते हैं, इसने दोनों ही एटम मतलब कि Cl प्लस और Cl माइनस का एक इमेजिनरी लैटिस बनाया है। यूजुअली तो Cl2 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन इसने क्या है कि आयनिक बॉन्ड बना रखा है, मतलब लैटिस फॉर्म कर दिया उसका। अब देखिए कैसे फॉर्म किया है। अपने पास यहाँ पर 4 रिएक्शंस गिवन है बेटा, देखो 4 रिएक्शंस गिवन है। अब अपने को बताना है कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा जब Cl प्लस और Cl माइनस फॉर्म होगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl प्लस और Cl माइनस की आपको बतानी है। मतलब आपको उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताना है जिसमें Cl प्लस और Cl माइनस फॉर्म होता है। या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl प्लस Cl माइनस को बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो रिएक्शन लिख दो आप कि आपको Cl प्लस और Cl माइनस इसके फॉर्मेशन को शो करना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके 1 मोल को आपको फॉर्म करना है। ये तो कंपलसरी है। जिस भी कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करोगे बेटा, सबसे पहले उसका 1 मोल बनाना होगा, ये ध्यान रखना। इसको बिल्कुल मत छेड़ना यहाँ पर, ये एज इट इज 1 होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट क्या होती है, Cl2। इसका मतलब हमें इसको फॉर्म करना है बेटा Cl2 गैस से। अब Cl2 गैस से Cl प्लस और Cl माइनस को फॉर्म करना है, और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज आपको बताना है, या मैं इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl प्लस Cl माइनस भी कह सकता हूँ। ये हमको कैलकुलेट करना है, ये अपना क्वेश्चन था। अब देखना ध्यान से, अपने को यहाँ पर 4 रिएक्शंस गिवन है, अपने को यहाँ पर 4 रिएक्शंस गिवन है। अब ये 4 रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख देता हूँ, देखना ध्यान से। Cl2 गिव्स 2Cl, ये तो पहली रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन क्या है बेटा, Cl गिव्स Cl प्लस और इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। थर्ड रिएक्शन क्या है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस, ये थर्ड रिएक्शन थी। और फोर्थ रिएक्शन क्या है, Cl प्लस और Cl माइनस दोनों को ऐड करके आपने बना दिया Cl प्लस Cl माइनस, एक आयनिक कंपाउंड बना दिया Cl प्लस Cl माइनस। अब ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर इन चारों रिएक्शन को ऐड करता हूँ, मतलब कि सपोज कीजिए ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन है, ये फोर्थ रिएक्शन है, और मैं इन चारों रिएक्शन को ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने पर देखना क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, देखो जब ऐड करोगे तो देखो 2Cl आ रहा है राइट साइड में, 2Cl राइट साइड में आ रहा है, और Cl प्लस Cl लेफ्ट साइड में अगर आप ऐड करोगे तो Cl प्लस Cl मतलब 2Cl हो गया। तो क्या इन दोनों Cl से जो 2Cl मिला, इससे इसको कैंसिल कर दिया ऐड करने पर। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा, ध्यान से देखो, इस Cl प्लस से ये Cl प्लस कैंसिल होगा, और इस Cl माइनस से ये वाला Cl माइनस कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या रिएक्शन के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड तो Cl2 बचेगा, और राइट हैंड साइड Cl प्लस और Cl माइनस बचेगा। तो लिख देते हैं रिएक्शन क्या होगी, इसकी ये रिएक्शन होगी बेटा, लास्ट रिएक्शन जो फाइनल होगी, चारों रिएक्शन को ऐड करने पर Cl2 गिव Cl प्लस Cl माइनस, प्लस नहीं आएगा बीच में, ध्यान रखना, Cl2 गिव Cl प्लस Cl माइनस, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों को ऐड करके मिल रही है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 के इक्वल होगा। अब डेल्टा H1 कितना है, अब डेल्टा H1 तो दे रखा है आपको x1, डेल्टा H2 दे रखा है आपको x2, डेल्टा H3 दे रखा है आपको माइनस x3, और डेल्टा H4 आपको दे रखा है माइनस x4। बताइए डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, x1 प्लस x2 माइनस x3 माइनस x4। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। आप समझ रहे होंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैसे रिलेट करते हैं, मतलब इनमें सिंपली आप लेवोइजर लाप्लास लॉ को यूज कर रहे हो, या फिर आप इसमें हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को यूज कर रहे हो कि अगर दो रिएक्शन को ऐड करोगे तो उनका एंथैल्पी चेंज जो है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ये जस्ट क्या है कि थर्मोकेमिस्ट्री के हम एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस को एक तरह से यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ये यहाँ पर ध्यान देना था अपने को। चलिए अब इसके बाद करते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आपको इसमें एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन गिवन है। किसकी एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन गिवन है, ये आपको 3 रिएक्शन गिवन है, आपको क्या बताना है, एंथैल्पी चेंज बताना है। किसके लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, मतलब स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3 आपको बनाना है।
अब देखो कुछ बच्चों को हो सकता है कि डर लगे कि स्ट्रोंशियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होगा, तो ध्यान दो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का आपको 1 मोल बनाना है, मतलब कि भाई जिस भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको चाहिए बेटा, सबसे पहले तो उसका 1 मोल बनाना होगा, तो कॉफिशिएंट इसका फिक्स कर दो, देखो 1। अब क्या करें इसमें, अब हमको ये करना है कि इसमें आपको सबसे पहली बात तो इसके एलिमेंट देखो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट में एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, कार्बन और ऑक्सीजन, और उनकी एलिमेंटल स्टेट क्या होगी, स्ट्रोंशियम का तो स्ट्रोंशियम सॉलिड ही होगी, कार्बन की कार्बन सॉलिड होती है, आप जानती हो कार्बन ग्रेफाइट कह सकते हो, मच बेटर, कार्बन ग्रेफाइट कह सकते हो। और बेटा फिर उसके बाद ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट होती है O2। तो ये यहाँ पर मैंने इन सभी कंपाउंड्स को लिख करके यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन शो कर दिया है किसका, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का। और ये देखो बहुत अच्छी बात है, ये क्वेश्चन में आपको दिया भी है कि यही रिएक्शन थी, अब देख लो इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से मैच कर लो, ये भी दिया हुआ था। अब इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज बताना है बेटा, इस रिएक्शन का आपको एंथैल्पी चेंज बताना है। अब इसके चाहे एंथैल्पी, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कहो या आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट कहो, इन सब बातों का एक ही मतलब है। ठीक है जी। अब क्या करें, अब ये करें कि भाई अब हमें 1 मोल ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की एंथैल्पी बेटा कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे किया जाए, अपने पास ये 3 रिएक्शन गिवन है, अब इन तीनों रिएक्शन को ऐसे यूज करना है, ऐसे अरेंज करना है ये रिएक्शन ऑब्टेन हो जाए। तो ध्यान से देखो, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट हमको चाहिए, सबसे पहली बात तो ये SrCO3 चाहिए राइट हैंड साइड, और इसका कॉफिशेंट 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड रिएक्शन है ना, सबसे पहले तो सेकंड रिएक्शन इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो सेकंड रिएक्शन करना पड़ेगा रिवर्स। ठीक है, तो मैं देखिए लिख देता हूँ साथ साथ कि सेकंड रिएक्शन को करना पड़ेगा रिवर्स। तो रिवर्स करोगे तो एंथैल्पी चेंज जो है, अगर पहले प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, पहले माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रिएक्शन जो है, फर्स्ट रिएक्शन में देखो ये, देखो फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है और सेकंड रिएक्शन में दिया हुआ है स्ट्रॉन, इसमें जो लास्ट रिएक्शन दे रखी है उसमें दे रखा है स्ट्रोंशियम सॉलिड। मतलब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ओनली इतना है कि यहाँ कॉफिशिएंट इसका 1 है स्ट्रोंशियम का, और यहाँ पर स्ट्रोंशियम का कॉफिशिएंट कितना है 2 है। तो इसका मतलब क्या करना है कि इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट रिएक्शन को इसको बस 2 से डिवाइड करना है, इस रिएक्शन को करना है बेटा 2 से डिवाइड, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ बाय 2, 2 से डिवाइड करना है। और थर्ड रिएक्शन में क्या चेंज करना है, अब थर्ड रिएक्शन में ये चेंज करना है, देखो ध्यान से, कार्बन जो ग्रेफाइट है, ये कार्बन जो सॉलिड है, ये लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो लेफ्ट में तो यहाँ दिया हुआ है, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ कॉफिशिएंट इसका 1 है और यहाँ पे कॉफिशिएंट 2 है, तो हम क्या करते हैं कि थर्ड रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब थर्ड रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड कर दो, फिर इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर देना, मतलब फर्स्ट रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके, सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करके, और थर्ड रिएक्शन को 2 से डिवाइड करके फिर इन रिएक्शन को ऐड कर देना। जब ऐड कर दोगे तो आपको यही रिएक्शन बन जाएगी, यही रिएक्शन मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने O2 के हिसाब से काम क्यों नहीं किया, O2 के हिसाब सोचा ही नहीं, क्योंकि बेटा O2 जो है इस रिएक्शन में भी आ रहा है फर्स्ट वाली में भी, और O2 जो है थर्ड रिएक्शन में भी आ रहा है, तो किससे कंपेयर करते हैं, इसलिए हमने उन एलिमेंट को कंपेयर किया, उन एलिमेंट को यूज किया सबसे पहले, या उन कंपाउंड को यूज किया जो कि एक ही रिएक्शन के अंदर अपियर हो रहे हैं, जैसे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आपको सेकंड रिएक्शन में दिख रहा है, तो इसलिए हमने उसको यूज कर लिया। स्ट्रोंशियम ओनली फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा है, कार्बन ग्रेफाइट जो है वो ओनली थर्ड रिएक्शन में दिख रहा है, इसलिए हमने उन कंपाउंड या एलिमेंट को यूज कर लिया था, ऑक्सीजन को इसलिए यूज नहीं किया। तो आप समझ गए होंगे। तो अब बताइए इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो क्या आएगा, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा, तो फर्स्ट रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना है, तो -1180/2 हो जाएगा बेटा सबसे पहले। तो सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स करना है तो मतलब -234 हो जाएगा, भाई पहले प्लस 234 था, अब 2 से उसको रिवर्स करना है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और थर्ड रिएक्शन के अंदर ओनली 2 से डिवाइड करना है तो -788/2, ये एंथैल्पी चेंज होगा इस रिएक्शन का। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया -590, और ये आ गया -234, और ये आ गया बेटा -394। अब देखो सॉल्व करके देखो कितना आता है ये, अब आई थिंक ये सॉल्व करके आपका आ रहा होगा -1218 किलो जूल पर मोल। आप सॉल्व करके देख लीजिए, ये आ रहा होगा, मुझे तो पूरा भरोसा है, आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपका भी यही आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन, -1218 किलो जूल पर मोल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब काफ़ी इसमें डिटेल्स दी हुई थी और उसके बाद आपसे स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछी गई थी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बेटा सबसे पहले एंथैल्पीज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दे रखी है वीक बेस AOH और स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक बेस AOH और स्ट्रॉन्ग बेस BOH की HCl के द्वारा। दो अलग अलग एंथैल्पीज गिवन है। मतलब कि सबसे पहली बात तो कि अगर AOH जो है, अगर AOH को अगर आप HCl के साथ न्यूट्रलाइज करोगे तो क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट बनेगा ACl प्लस वाटर। ठीक है जी। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना दिया है? इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया है -12,250 कैलोरी पर मोल। ये आपको इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज दिया है अगर आप AOH को HCl के साथ टाइट्रेट करते हो, न्यूट्रलाइज करते हो तो। और अगर आप BOH को बेटा HCl के साथ अगर न्यूट्रलाइज करते हो तो यहाँ से सॉल्ट बनेगा BCl और प्लस वाटर। और इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज गिवन एज -13,000 कैलोरी पर मोल। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। अब आपको सेकेंड लाइन पढ़नी है, क्या दी हुई है कि जब हम 1 मोल HCl को ऐड करते हैं बेटा किसमें? 1 मोल AOH और 1 मोल BOH के सॉल्यूशन में। अगर 1 मोल AOH होता तो 1 मोल HCl कंज्यूम होता फर्स्ट रिएक्शन में, ठीक है। और अगर सेकंड रिएक्शन में 1 मोल BOH होता तो 1 मोल HCl सेकंड रिएक्शन में कंज्यूम होता। HCl के टोटल मोल कितने कंज्यूम होते? 2 मोल, कम से कम 2 मोल तो कंज्यूम होते। अगर पूरा AOH और पूरा BOH अगर कंज्यूम हो जाता तब तो पूरे HCl के मोल कितने कंज्यूम होते? 2 मोल। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि HCl के ओनली एक ही मोल है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, AOH और BOH कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो पाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात थी इसके अंदर। तो HCl का यहाँ पर ओनली दोनों मिलाकर के 1 मोल है। अगर आपने AOH के 1 मोल और BOH के 1 मोल दोनों को कंज्यूम कर दिया तो HCl के 2 मोल होने चाहिए थे टोटल फिर यहाँ पर, लेकिन HCl का 1 ही मोल है। तो हम एक काम करते हैं कि इससे पता चल गया कि HCl लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो मान लेते हैं कि x मोल HCl का यहाँ पर काम आ रहा है और 1 माइनस x मोल HCl का यहाँ पर काम आ रहा है। ठीक है जी। तो AOH के मोल फर्स्ट रिएक्शन में कितने काम आएंगे? तो बेटा x मोल काम आएंगे। और BOH के मोल सेकंड रिएक्शन में कितने काम आएंगे? 1 माइनस x मोल काम आएंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा? अरे भाई स्टोइशियोमेट्री कॉन्सेप्ट लगाया, सिंपली कोफिशिएंट दोनों का सेम है ना, दोनों का रेशियो 1:1 का है। तो अगर x मोल ये यूज होगा तो x मोल AOH यूज होगा, 1 माइनस एक्स मोल HCl सेकेंड रिएक्शन में यूज होगा तो बेटा 1 माइनस एक्स मोल BOH का यूज होगा। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? अब ये दिया हुआ है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो एंथैल्पी चेंज मिलता है -12,500 कैलोरी पर मोल। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये जो एंथैल्पी चेंज मिलता है दैट इज -12,500 कैलोरी पर मोल आपको मिलता है। तो यहाँ से H2O के जो मोल मिलेंगे पहली रिएक्शन में दैट इज x मोल और सेकंड रिएक्शन में H2O के मोल होंगे 1 माइनस x मोल। अगर फर्स्ट रिएक्शन के अंदर H2O का 1 मोल को हम यहाँ पर फॉर्म करते, तो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा वो H2 के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। तो अगर 1 मोल H2O का फॉर्म होता तो इतनी एनर्जी रिलीज होती, लेकिन x मोल अगर H2O का फॉर्म हो रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -12, मतलब माइनस साइन तो एनर्जी रिलीज को शो कर रहा है जस्ट यहाँ पर। एंथैल्पी चेंज कितना होगा? -12,250x होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा बेटा -12,250x। और अगर सेकेंड रिएक्शन में 1 माइनस एक्स मोल H2O फॉर्म होगा तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा? -13,000 इंटू 1 माइनस एक्स। तो टोटल एंथैल्पी चेंज क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, -13,000 इंटू 1 माइनस एक्स। अब ये टोटल एंथैल्पी चेंज किसके बराबर है? -12,500 के इक्वल है। भाई इस कंडीशन के हिसाब से टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई? इतनी। लेकिन
क्या यहाँ पर पूरा का पूरा H2 का 1 मोल और H2 का 1 मोल मिल गया था? अगर मिलता तो फिर तो यहाँ पर हम दोनों को ऐड कर सकते थे, इन दोनों वैल्यूज को। लेकिन इसका x मोल मिला है, तो इस रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी इन्वॉल्व होगी, कितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? तो दैट विल बी 12,250x। तो ये लिख दी मैंने फर्स्ट वैल्यू, एंथैल्पी चेंज लिख दिया फर्स्ट वाली रिएक्शन का। और सेकंड रिएक्शन में कितनी एंथैल्पी चेंज होगी? तो -13,000 इंटू 1 माइनस एक्स। और टोटल एंथैल्पी चेंज कितना था? -12,500। -12,500 ये एंथैल्पी। अब देखो इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलता है? सॉल्व करने पर बेटा देखो, सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि -12,250x और +13,000x। तो आई थिंक यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये आपका आ जाएगा 750x, और 13,000 माइनस 1250 ये आपका हो जाएगा 500। और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3। अब x की वैल्यू 2/3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है कि एसिड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा AOH और BOH के बीच। मतलब एसिड जो यहाँ पर यूज हुआ है, HCl जो यहाँ पर यूज हुआ है, AOH और BOH के साथ वो किस रेशो में यूज हुआ है? तो पहली रिएक्शन में तो x मोल यूज हुआ है, सेकेंड रिएक्शन में 1 माइनस एक्स यूज हुआ है। तो रेशो कितना है? x और 1 माइनस एक्स का रेशो है। रेशो कितना है? x और 1 माइनस एक्स का रेशो है। x कितना है? 2/3। तो 1 माइनस एक्स क्या होगा? 1/3। अब 2/3 और 1/3 का रेशो किसके बराबर आएगा बेटा? 2:1 के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्टली एक्स की वैल्यू निकाली, भाई इतनी मेहनत भी आपने कर ली और फिर कहोगे 2/3 निकल के आ गया कि सर आंसर ये हो जाएगा। ऐसा नहीं है बेटा, एक्स की वैल्यू निकल के आई है तो यूज तो यहाँ पर 2/3 होगा, और यहाँ कितना यूज होगा? 1/3 यूज होगा। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो कितना हुआ? 2/3 और 1/3। अब रेशो निकाल लो, कितना निकल के आया है? 2:1 का रेशो निकल के आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा बेटा 2:1। फर्स्ट यानी ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर जो 5 था, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हमने यूज किया है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में आपको बताना है कि आइसोप्रीन की हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी। अब आइसोप्रीन क्या होता है? ये होता है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन को बोलते हैं आइसोप्रीन। ठीक है, रबर होती है ये। अब इसको हमें फॉर्म करना है। अब फॉर्मेशन की रिएक्शन भी आपको गिवन है। देखो ये रिएक्शन दे दी, आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये डेटा गिवन है बेटा, ये डेटा आपको गिवन है। अब देखते हैं इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या होगा। मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज, ये तो कंफर्म बात है, इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोप्रीन। अब ध्यान देना क्या होगा, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है यही हमको फाइंड करना था। अब बॉन्ड एनर्जी की डेटा से अगर कंपेयर करना है तो उसका तरीका क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो, रिएक्टेंट वालों को ऐड करते जाओ जो भी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं, और प्रोडक्ट को माइनस कर दो। और ध्यान रखना उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होने चाहिए, अगर नहीं है तो पहले उसको गैसियस में बदलना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो 5C सॉलिड प्लस 4H2 गैस, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो 5C सॉलिड। अब यहाँ पर वैसे तो कोई बॉन्ड एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सी सॉलिड को पहले गैस में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो जब भी हम बॉन्ड एनर्जी के डेटा को यूज करते हैं तो पहले हम सॉलिड को या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये गैस में ऑलरेडी है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये गैस में रहा होगा इसलिए क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ गिवन नहीं है। अगर मान लो ये लिक्विड गिवन होता तो डेफिनेटली इसकी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको दी हुई होती। अगर मान लीजिए सॉलिड होता तो आपको इसकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन गिवन होती। अब सी सॉलिड है बेटा, तो सी सॉलिड है तो पहले गैस में कन्वर्ट करो। अब गैस में कन्वर्ट करोगे तो सी सॉलिड को सी गैस, तो गिवन है आपको देखो 171 किलो कैलोरी। इसका मतलब एक मोल कार्बन को कन्वर्ट करने के लिए, एक मोल कार्बन को वेपराइज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है दैट इज 171। लेकिन यहाँ तो 5 है, 5 मोल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 इंटू 171। इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद ये करेंगे कि
अब क्या करना है, अब ये करना है इसमें, देखो ये तो गैस में पहले से ही है। अब H2 के अंदर तो 1 मोल HH यानी 1 HH बॉन्ड होगा, तो 4 मोल H2 में क्या हो जाएंगे, 4 मोल HH बॉन्ड होंगे। और एक HH बॉन्ड की एनर्जी दे रखी है 104, तो 4 की एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 मोल की 4 मोल HH बॉन्ड की एनर्जी क्या हो जाएगी, तो 4 × 104 हो जाएगी बेटा, 4 × 104। अब करते हैं सभी प्रोडक्ट की एनर्जीज को माइनस। अब क्या क्या गिवन है, अब देखो जो प्रोडक्ट है ना, इसमें देखो CH बॉन्ड कितने होंगे, तो देखो 2 CH बॉन्ड तो यहाँ पर होंगे, 3 यहाँ पर होंगे, 1 यहाँ पर होगा और 2 यहाँ पर होंगे। आई थिंक ये 8 यहाँ पर CH बॉन्ड हो गए। देख लो यहाँ पर 2 CH बॉन्ड तो यहाँ पर होंगे, 1 यहाँ पर होगा, 3 हो गए टोटल, और 3 यहाँ पर हो गए, 6 हो गए, और 2 यहाँ पर हो गए, 8 CH बॉन्ड होंगे। और एक CH बॉन्ड की एनर्जी इतनी है, तो 8 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 8 की एनर्जी हो जाएगी बेटा 8 × 98.8। अब प्रोडक्ट वैल्यू को ऐड करते जाओ साथ साथ, भाई माइनस साइन तो मैंने पहले ले लिया ना बाहर, अब प्रोडक्ट वैल्यू को ऐड करते जाओ साथ साथ। अब CC बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड वाले देख लो पहले तो C सिंगल बॉन्ड C तो देखो यहाँ आ रहा है, एक CC सिंगल बॉन्ड C यहाँ पर आ रहा है, 2 मोल CC आ गए। और एक CC बॉन्ड की एनर्जी कितनी है 83, तो 2 मोल की एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 × 83, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, अब C डबल बॉन्ड C की बात कर लो बेटा। अब C डबल बॉन्ड C कितने हैं इसमें, एक C डबल बॉन्ड C तो यहाँ पर है, और एक C डबल बॉन्ड C यहाँ पर है, 2 C डबल बॉन्ड C हो गए। एक C डबल बॉन्ड C की एनर्जी कितनी है 147, तो 2 की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ट्वाइस करोगे तो 2 × 147 कर दोगे इसको। अब ये सभी एनर्जी मैंने यहाँ पर यूज कर ली है, देख लो, ठीक है। तो रिएक्टेंट की ऐड करनी है, माइनस प्रोडक्ट की कर देनी है। अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में दिया हुआ है तो उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी है वो आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर वो पहले से गैस में है तो डायरेक्टली आप फिर बॉन्ड एनर्जी को देख लो। जैसे कार्बन सॉलिड था तो पहले गैस में कन्वर्ट किया। अगर मान लीजिए ये पहले H2 यहाँ पर लिक्विड में दिया हुआ होता तो H2 लिक्विड को पहले वेपराइज करने वाली एंथैल्पी का यूज करते और फिर HH बॉन्ड की एनर्जी को यहाँ पर इन्वॉल्व करते। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जैसी एनर्जीज गिवन है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपको बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट में बस ये बॉन्ड एनर्जी यूज करनी होती है। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैस में नहीं है तो पहले उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद जो बॉन्ड्स वहां पर इन्वॉल्व हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी आपको यूज करनी होती है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके इसका आंसर आने वाला है बेटा 20.6। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, मैंने जस्ट ये पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बेटा 20.6 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, तो आप इसको मैच कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी हुई है बेटा HCl और NaOH की -13.7 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट इनवर्स। HCl और NaOH की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को आप क्या लिख सकते हो, एक्चुअल में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है उसको हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ H प्लस आयन combines with 1 mole of OH minus ion to form undissociated water। उस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को भी हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है तो उसके एंथैल्पी चेंज को हम ऐसे शो कर सकते हैं H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। इसको हम शो कर सकते हैं इजिली, H प्लस को एक्वस ले लिया, OH माइनस को एक्वस एंड H2O को लिक्विड, एंड इट इज गिवन -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट या पर मोल लिख देता हूं मैं, एक ही मतलब है यहाँ पर, ये मतलब है सबसे पहले। अब क्या दिया हुआ है बेटा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2C2O4 विद NaOH। अब H2C2O4 तो वीक एसिड होता है, H2C2O4 तो वीक एसिड होता है, तो H2C2O4 की NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 मोल NaOH की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है दैट इज Na2C2O4 प्लस 2H2 बनता है, ठीक है। अब ये रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ,
तो H2C2O4 तो वीक एसिड है, तो इसको तो आप एज इट इज रहने दो। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसको आप तोड़ सकते हो क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद Na2C2O4, तो बेटा Na2C2O4 तो सॉल्युबल सॉल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इसको आप आयोनाइज कर सकते हो। तो 2Na प्लस C2O4 2 माइनस और प्लस 2 वाटर। तो ध्यान दो बेटा, देखो यहाँ से 2Na प्लस से 2Na प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाइनल रिएक्शन क्या बनी, मतलब H2C2O4 के न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को हम लिख सकते हैं H2C2O4 प्लस 2OH माइनस गिव्स C2O4 2 माइनस प्लस 2H2O, ये लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या करना है, हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2C2O4, इस तरह से इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हमको निकालना है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट ये करना है कि H2C2O4 का जो एंथैल्पी चेंज होगा किस में कन्वर्ट करने में, 2H प्लस और C2O4 2 माइनस, इसमें कन्वर्ट करने में जो एंथैल्पी चेंज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए अपने पास बेटा यहाँ पर दो रिएक्शंस गिवन है, मान लीजिए कि ये रिएक्शन को मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, सबसे पहली बात, और ये अपने पास है सेकंड रिएक्शन। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो रिएक्शन है, ये भी तो एक्चुअली बेटा ये जो ये दोनों स्टेप्स जो यूज किए हैं उसी से तो लास्ट में ये रिएक्शन बन करके आई है। बात समझ में आती है? तो अपने पास यहाँ पर दो रिएक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, और इसका एंथैल्पी चेंज निकालना है। अब ध्यान दो कैसे निकल के आएगा। अब जो ये रिएक्शन थी हमें पता था कि H2C2O4 के न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कितनी दी हुई है, -26 दी हुई है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -26 है, तो इसका एंथैल्पी चेंज भी -26 होगा, इसका एंथैल्पी चेंज भी -26 होगा। तो इसका मतलब जो थर्ड रिएक्शन है, सॉरी सेकंड रिएक्शन है, इसका एंथैल्पी चेंज है बेटा -26 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये जो थर्ड रिएक्शन मिली है, ये रिएक्शन आपको मिली है, ये रिएक्शन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ध्यान देना। तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐसे रिलेट करना है कि उससे आपको थर्ड रिएक्शन मिल जाए। आप कैसे कर सकते हैं, H2C2O4 चाहिए राइट साइड, लेफ्ट साइड, H2C2O4 लेफ्ट साइड इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब इस रिएक्शन को रखना है बेटा हमको एज इट इज। अब क्या करना है, उसके बाद ध्यान से देखो, इधर की तरफ 2OH माइनस है, मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर कहीं भी OH माइनस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब OH माइनस को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और साथ में राइट हैंड साइड में आपको 2H प्लस और 2 C2O4 2 माइनस लिखना चाहिए। तो C2O4 2 माइनस तो इसकी वजह से दिख जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन को आप बिना किसी चेंज के लिख रहे हो, सेकेंड रिएक्शन को बिना किसी चेंज के लिखना चाहते हो क्योंकि H2C2O4 लेफ्ट साइड है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, और C2O4 2 माइनस राइट साइड है, तो वो भी ठीक है। अब दिक्कत क्या है, हमें 2H प्लस चाहिए राइट साइड, तो यहाँ H प्लस लेफ्ट साइड है, तो हम क्या करें कि फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिवर्स करते ही H प्लस राइट में चला जाएगा, और H प्लस के राइट में जाते ही 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2H प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया ना देखो 2H प्लस। तो सेकेंड रिएक्शन को रखना है बेटा एज इट इज, और फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से मल्टीप्लाई करते ही देखो 2OH माइनस भी राइट साइड जाएगा, और 2OH माइनस जैसे ही राइट साइड जाएगा तो वो 2OH माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो 2OH माइनस राइट हैंड साइड और ये 2OH माइनस लेफ्ट हैंड साइड, तो हो गए ना कैंसिल। ये जैसे ही 2H2 लेफ्ट हैंड साइड गया तो वैसे ही इस 2H2 के साथ कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, H2C2O4 गिव्स 2H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस। तो ये जो रिएक्शन है ये सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर मिल रही है, सेकंड में से फर्स्ट को, मतलब फर्स्ट रिएक्शन को पहले तो क्या करना है, रिवर्स करके डबल करना है, और सेकंड में ऐड कर देना। आप ये ध्यान रखो कि जो थर्ड रिएक्शन है ये कैसे आपको बनानी है, फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रिएक्शन को देखो रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -13.7 का तो +13.7 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, और सेकेंड रिएक्शन को रखना था एज इट इज बेटा, तो एज इट इज रख लो। तो कितना आया ये, अब 13.7 इंटू 2 तो आपका होता है 27.4,
अब 27.4 में से 26 कैंसिल करोगे तो कितना आता है? 1.4 आता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, 1.4 आएगा किलो कैलोरी पर मोल। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, इसका बी ऑप्शन मैच हो गया, आपको दिख गया होगा, बी ऑप्शन करेक्टली मैच। ऐसे सॉल्व करना था, मतलब कि हमें ये वैल्यू चाहिए थी, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉरी डिसोसिएशन चाहिए थी H2CO4 की, और उसके लिए इसको यूज़ करना था, इसको यूज़ करना था। तो मैंने बस इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिख दी। तो HCl और NaOH की न्यूट्रलाइजेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये रिएक्शन लिख दी, ये बिल्कुल डेफिनेशन बेस्ड है। और फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2C2O4 विद NaOH, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये रिएक्शन लिख दी। और फिर चाहिए कौन सी थी हमें? ये वाली रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज चाहिए था। तो ये रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज का मतलब ये चाहिए था। और ये कैसे मिलता? जब फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकंड रिएक्शन में ऐड कर दोगे तो ये रिएक्शन मिल जाएगी थर्ड वाली। तो वही मैंने एंथैल्पी चेंज में कर दिया है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसमें गिवन है कि 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O लिक्विड। इसका एंथैल्पी चेंज -x है। अब फर्स्ट है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी x होगी। तो बेटा गलत बात है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब तो आपको H2O को बनाना है और उसका 1 मोल बनाना है, अभी बताया था आपको। तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब कैसे बनाओगे इसको? ऐसे बनाओगे कि इसके जो एलिमेंट्स हैं H2 और O2, एलिमेंटल स्टेट में जो एलिमेंट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और इसको बैलेंस कर दीजिए। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम इसको ऐसे बैलेंस कर दें 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। नहीं भाई, हमें अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 को लिखना है तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए बेटा। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, कई एग्जाम्पल आपके सामने पहले से लिए हुए हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी कंपाउंड को फॉर्म करना होता है उसका 1 मोल हमको यूज करना होता है, 1 मोल को फॉर्म करना पड़ता है उसके लिए। अब इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -x था, तो इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा? अब ऑब्वियसली -x/2 होगा। भाई ये रिएक्शन जो है इससे 2 से डिवाइड करके तो मिल रही है, जस्ट हाफ ही तो रिएक्शन है ये उसकी। इसका जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इस वाले एंथैल्पी चेंज का बिल्कुल हाफ होगा। चलिए ये तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। -x/2 किलो जूल इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया यहाँ से। बी ऑप्शन है कि -x किलो जूल इज द हीट ऑफ रिएक्शन। हाँ, जो रिएक्शन गिवन है उसके लिए तो हीट ऑफ रिएक्शन तो -x ही होगी, क्योंकि वो किसी फॉर्मेशन या फिर कंबशन की हीट को थोड़ी बता रहा है, वो तो सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन लिख रहा है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -x होगा, तो बात सही है। हीट ऑफ रिएक्शन इज -x, तो हम बिल्कुल सही बात है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब है सी ऑप्शन, हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 इज x किलो जूल। तो बेटा हीट ऑफ कंबशन ऑफ H2 के लिए भी यही रिएक्शन आएगी सेम टू सेम, कि 1 मोल H2 का कंबशन कराना है। अब हीट ऑफ कंबशन में क्या करना होता है? जिस भी कंपाउंड के कंबशन की हीट बतानी है उसका हमें कोफिशिएंट 1 लेना होता है। तो H2 के कंबशन की हीट चाहिए, मतलब 1 मोल H2 ले लिया इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2, तो यहाँ से H2 बन गया। तो क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज -x/2 है? हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है? x किलो जूल, तो इसका मतलब सी गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सही आंसर क्या होंगे? बी एंड डी ऑप्शन। तो ये इसके आंसर थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि अगर हम 10 ग्राम आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस थी, उसको हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें आपका काफ़ी माइंड यूज हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो किसको किस में कन्वर्ट करना है? हमको कन्वर्ट करना है बेटा, आइस को कन्वर्ट करना है स्टीम में। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थी। आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हम पता है कि वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में होती है, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होती है।
आइस जो है वाटर के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इक्विलिब्रियम में होती है, तो पहले तो ये काम हो गया, ठीक है, मतलब उसी टाइम पर आइस वाटर का कन्वर्जन होता रहेगा। अब उसके बाद टेम्परेचर वाटर का आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाओगे, तब वाटर का क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और उस टेम्परेचर पे वाटर और स्टीम के बीच में क्या हो रहा होगा, कन्वर्जन हो रहा होगा। तो ये तीन यहाँ पर रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगी। अब इन तीनों रिएक्शन को देखते हैं। अब मान लीजिए कि फर्स्ट रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो Q1 है, सेकेंड रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है वो Q2 है, और थर्ड रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज Q3। तो हमें इस पूरी ओवरऑल प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज चाहिए, पूरी रिएक्शन के अंदर कितनी हीट इन्वॉल्व थी, कितनी हीट रिक्वायर्ड थी, वो चेक करनी थी। तो दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो सबसे पहले हम Q1 निकाल लेते हैं बेटा। Q1 क्या होगी? अब सिंपल सी बात है कि आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब फिजिकल स्टेट का चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन गिवन है आपको 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 80 कैलोरी। तो अपने पास तो 10 ग्राम आइस है, तो 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी, तो 10 ग्राम के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? तो 10 इंटू 80 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, दैट इज इक्वल टू 80 कैलोरी। अब क्वेश्चन इसके बाद हम देखते हैं Q2 क्या होगा। अब Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब Q2 कितना हो जाएगा? अब Q2 का मतलब तो कि वाटर को वाटर में ही रखना है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब यहाँ स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी। भाई फिजिकल स्टेट तो चेंज हुई नहीं, ओनली टेम्परेचर को रेज किया आपने, इसका मतलब यहाँ स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी। और स्पेसिफिक हीट कितनी है, 1 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब कि पर केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम सब्सटेंस का, ये एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ कि ये पर केल्विन भी होगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है, केल्विन भी नीचे आने वाला है, इसमें यूनिट में गड़बड़ कर दी है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी है, इसका मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर को, वाटर के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज 1 कैलोरी। लेकिन अपने पास तो वाटर 10 ग्राम है, ठीक है, तो 10 ग्राम है तो क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 1 हो जाएगा, 10 इंटू 1। लेकिन ये तो 1 केल्विन टेम्परेचर को चेंज करने के लिए है, और टेम्परेचर में चेंज तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 केल्विन का होगा, तो इंटू 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है। भाई एम एस डेल्टा टी, या ऐसे समझ लो इसको आप, एम एस डेल्टा टी होती है, तो सिंपली ये वैल्यू हो गई एम, ये हो गया एस, और ये हो गया डेल्टा टी। या फिर ये जो हीट रिक्वायर्ड थी दैट इज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, to raise the temperature of 1 gram water by 1 Kelvin, but we have to raise the temperature of 10 gram of water by 100 degree centigrade or 100 Kelvin. So amount of heat required will be 10 into 1 into 100. तो ये वैल्यू आएगी बेटा 1000 कैलोरी। अब हमें कैलकुलेट करना है Q3 को, और Q3 में तो इसका मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हुई है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मीन्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो है 540 कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम के लिए 540, तो 10 ग्राम के लिए रिक्वायरमेंट होगी 10 इंटू 540, दैट इज इक्वल टू 5400 कैलोरी। तो यहाँ पर टोटल हीट कितनी रिक्वायरमेंट होगी, टोटल हीट कितनी चाहिएगी इस पूरी प्रोसेस में? तो अब तीनों को ऐड कर दो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 800 प्लस 1000 प्लस 5400, आई थिंक ये सॉल्व करके आएगा बेटा 7200 कैलोरी। आप ऑप्शन मैच कर सकते हो, सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगी 7200 कैलोरी कैसे आंसर निकल के आया, इस तरह से हमको सॉल्व करना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है
कि आपको यहाँ पर NH3 और N2H4 की हीट ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है, x किलो कैलोरी पर मोल एंड y किलो कैलोरी पर मोल। अब आपको बताना है कि NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी। अब ध्यान दो, तो बेटा NH3 की हीट ऑफ एटोमाइजेशन मतलब इसको एटम्स में कन्वर्ट करना है। अब NH3 के अंदर क्या है, नाइट्रोजन का एक एटम, 3 एटम जो है हाइड्रोजन के, उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, 3 NH बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा ना। भाई NH3 को अगर नाइट्रोजन के एक एटम और 3 हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है, उसके लिए तो आपको 3 NH बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो x किलो कैलोरी पर मोल जो वैल्यू है, दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 3 मोल्स ऑफ NH बॉन्ड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, NH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा वो कितनी होगी, x/3 हो जाएगी। भाई 3 मोल के लिए तो x है, तो 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या है, N2H4। अब N2H4 में क्या होता है, आप जानते हो कि आप N2H4 की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या होता है, एक तो NN बॉन्ड होता है और 4 यहाँ पर NH बॉन्ड होते हैं। एक NN बॉन्ड होगा और 4 NH बॉन्ड होंगे। NN बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी मतलब इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व है दैट इज y किलो कैलोरी पर मोल। इस y के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होगा, एक तो NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी और 4 NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, तभी तो ये एटम्स में कन्वर्ट हो पाएंगे। जितने भी बॉन्ड से सबको तोड़ोगे तभी तो ये एटम में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN बॉन्ड प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड, ये y के इक्वल दी हुई है। यही तो मतलब हो गया। अब हमको पता है कि NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी तो x/3 होती है, इसको उठा करके यहाँ पर रख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, NN बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है प्लस 4x/3 इज इक्वल टू y। तो NN बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी बेटा यहाँ से कैलकुलेट होकर कितनी आएगी, तो यहाँ से कैलकुलेट करके ये वैल्यू आएगी y माइनस 4x/3। और y माइनस 4x/3 का मतलब होता है 3y माइनस 4x अपॉन 3 एंड इट इज इक्वल टू मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, किलो कैलोरी पर मोल। ऑप्शन मैच कीजिए, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, आई थिंक डी ऑप्शन दिख गया होगा आपको सभी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता लगाना था कि कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि बेंजीन के कंबस्शन पर कितनी हीट इवॉल्व होती है, बेंजीन के कंबस्शन पर कितनी हीट इवॉल्व होती है। अगर हमें 156 ग्राम बेंजीन को ओपन कंटेनर में बर्न करना है तो कितनी हीट एनर्जी रिलीज होगी, कितनी हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, ये बताना है अपने को। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन के एक मोल को मतलब बेंजीन के एक मोल को कंबस्शन कराने पर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका मतलब बेंजीन के एक मोल का मतलब तो 78 ग्राम होता है। भाई बेंजीन का मोलर मास क्या होता है, 78 ग्राम। तो बेंजीन के एक मोल का कंबस्शन मतलब कि बेंजीन के 78 ग्राम का कंबस्शन कराने पर कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, 780 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज। ये इतनी हीट रिलीज हुई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि 156 ग्राम ऑफ बेंजीन को बर्न करने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि 78 ग्राम बेंजीन को हीट करने पर, कंबशन करने पर इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। तो 156 ग्राम बेंजीन के लिए कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो 781 अपॉन 78 इंटू 156 किलो कैलोरी। ये कैंसिल हो गया देखो 2 टाइम्स, तो ये बेटा आ गया 1562 किलो कैलोरी। ये वैल्यू निकल के आ गई। आई थिंक इट इज नॉट इन पर मोल, इट इज 1562 किलो कैलोरी। पर मोल लिखना इसको ठीक नहीं है,
ये इसको आप किलो कैलोरी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ऑप्शन जैसे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन। लेकिन इसमें देखो सी और डी ऑप्शन के अंदर आपको जूल में भी वैल्यूज दी हुई है, जूल में भी वैल्यूज गिवन है, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.179 जूल गिवन है। वैसे तो 4.18 होता है, 4.2 हम यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ गिवन है आपको कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.179 जूल। तो फिर हम क्या करें, तो हम क्या करें, इस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं किलो जूल के अंदर। अब इसको कन्वर्ट करोगे किलो जूल में तो 4.179 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर बेटा यही आएगा 6528.2 किलो जूल पर मोल। ये सॉल्व करके आने वाला है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन भी सही है और इसमें सी ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, समझ सकते हैं इसलिए आप यहाँ पर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए क्या क्या बताना है। क्या आपसे पूछा गया है, x1 x2 x3 आर बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ HHO डबल बॉन्ड O and OH and x4 is the enthalpy of vaporization of water। ठीक है, H2O के वेपराइजेशन की एंथैल्पी मतलब कि क्या दिया है, H2O लिक्विड को कि इसके एक मोल को अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे H2O गैस में, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है दैट इज इक्वल टू x4। अब हमको क्या एस्टिमेट करना है, हमको ये एस्टिमेट करना है कि हाइड्रोजन के कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी, हाइड्रोजन के कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन के कंबशन की मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल का बेटा कंबशन कराना है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है, 1 मोल H2 का कंबशन कराना है। अब किससे कराना है, O2 से कराना है, और क्या बनाना है, H2O लिक्विड। लिक्विड क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम जो कंबशन करते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे यहाँ पे करेंगे, और उससे कम टेम्परेचर पे H2 लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, तो H2 प्लस O2, अब यहाँ पर हाफ O2 लगा दिया मैंने। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मैं ऐसे बैलेंस करता 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2, तो बेटा उस कंडीशन में फिर ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 थोड़ी होती, क्योंकि अपने को कैलकुलेट क्या करना है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि इसके 1 मोल को ही कंबशन कराना है। जितनी भी एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, दैट इज फॉर 1 मोल। ठीक है, मतलब एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है 1 मोल एलिमेंट को हम ट्रांजिशन कर रहे हैं किसी एक एलिमेंट, किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में। एंथैल्पी वेपरेशन का मतलब होता है कि 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एंथैल्पीज जो रिएक्शन की इन्वॉल्व होती हैं दैट इज फॉर 1 मोल। इसलिए हमें क्या करना है कि जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहा है तो उसके 1 मोल का ही कंबशन कराना है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होंगी, मतलब इसको मैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहूँ या इसको मैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 गैस कहूँ, दोनों का एक ही मतलब है। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं, H2 तो गैस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो अगर बॉन्ड एनर्जी से करना चाहते हो तो क्या करना है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और उसके लिए सभी गैसेज स्टेट में होने चाहिए। तो H2 हाँ बिल्कुल गैस में है, तो इसमें बॉन्ड होता है HH बॉन्ड, उसी की एनर्जी की बात कर लेते हैं, वो दे रखी है आपको कितनी, x1। अब आता है O2, अब O2 के अंदर O डबल बॉन्ड होगा, उसकी एनर्जी दे रखी है x2, लेकिन हाफ मोल है ना अपने पास, तो 1 मोल O डबल बॉन्ड O के लिए एनर्जी कितनी है, x2, तो हाफ मोल के लिए कितनी हो जाएगी, x2/2। अब कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब H2O लिक्विड, तो पहले तो इसको वेपराइज करोगे। मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी जब भी आप कंपेयर करोगे, जब भी आप उसको चेक करोगे लिखोगे, तो वो लिखनी है गैस स्टेट में, एलिमेंट या कंपाउंड गैस में होना चाहिए। तो पहले तो H2 लिक्विड को वेपराइज करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऑलरेडी x4, तो ये लिख दिया बेटा x4। फिर अब H2 के अंदर 2 OH बॉन्ड होंगे, H2 मॉलिक्यूल में 2 OH बॉन्ड होंगे,
और 1 मोल OH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो दे रखी है आपको x3। 1 मोल OH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी दे रखी है x3, तो 2 मोल के लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 इंटू x3 हो जाएगी। बस अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, x1 प्लस x2/2 माइनस 2x3 और माइनस x4। आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देख सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा बेटा बी ऑप्शन। मैच हो गया ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इसमें आपको दिया है कि एक सिलेंडर है जिसमें 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन भरी हुई है। सिलेंडर के अंदर 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन भरी हुई है। अगर किसी नॉर्मल फैमिली को कुकिंग के लिए पर डे इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उस ब्यूटेन के कंबशन से मिलेगी। जो सिलेंडर में ब्यूटेन गैस भरी हुई है, उस ब्यूटेन गैस का कंबशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी उस फैमिली को मिलती जाएगी कुकिंग के लिए। तो कुकिंग के लिए जो एनर्जी है, कुकिंग के लिए एनर्जी चाहिए पर डे 20,000 किलो जूल, इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सिलेंडर में कितनी एनर्जी, कितनी गैस भरी हुई है, 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन भरी हुई है। अब आपको बताना है कि सिलेंडर कब खत्म होगा। अगर ब्यूटेन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन बेटा -2658 किलो जूल है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन तो 1 मोल के लिए डिफाइन होती है, 1 मोल के लिए डिफाइन होगी ना। तो 1 मोल ब्यूटेन का मतलब होगा 58 ग्राम। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है बेटा C4H10। तो इसका जो मोलर मास होगा दैट विल बी 58। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 58 ग्राम ब्यूटेन के कंबशन पर इतनी हीट रिलीज होती है। तो सबसे पहले देखो मैं यूनिटरी मेथड यूज करूंगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ कि 58 ग्राम ब्यूटेन का कंबशन करने पर कितनी हीट रिलीज हो रही है, 2658 किलो जूल हीट इज रिलीज, हीट इज रिलीज्ड। इतनी हीट रिलीज होगी 58 ग्राम ब्यूटेन का कंबशन करने पर इतनी हीट रिलीज होगी। ये बात समझ में आती है। माइनस साइन कहाँ चला गया, तो बेटा वो तो नेगेटिव साइन तो रिलीज को शो कर रहा है ना, इतनी हीट रिलीज होगी। अब 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन को अगर यूज कर लिया, पूरे 11.2 किलोग्राम ब्यूटेन का कंबशन कर दिया, तो सिलेंडर को खत्म करने के लिए इतनी ब्यूटेन का कंबशन कराना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया 11,200 ग्राम हो गया। तो 11,200 ग्राम ब्यूटेन के कंबशन कराने पर कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो बस यूनिटरी मेथड लगा देते हैं, 2658 अपॉन 58 इंटू 1120 किलो जूल, 11,200 किलो जूल, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है भाई, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये देखो कैलकुलेशन है, थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। चलिए मैं कर देता हूँ आपके साथ साथ इसको, कैलकुलेशन को यहाँ पर। ये बेटा 2658 इंटू 11,200 अपॉन 58। हाँ जी, तो ये वैल्यू आ गई बेटा 513,268.966। इतनी एनर्जी रिलीज होगी इस पूरे सिलेंडर को। अगर आप इस पूरे सिलेंडर के अंदर जो ब्यूटेन भरी हुई है, अगर उस पूरे का कंबशन कर दोगे ना, तो इतनी हीट रिलीज होगी। लेकिन पर डे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी एनर्जी की जरूरत है, 20,000 किलो जूल की। इतनी एनर्जी कितने दिन में प्रोड्यूस होगी, ये चेक कर लो। तो नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज जो हमें चेक करने थे कि कितने दिन तक सिलेंडर चलेगा, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने थे हमको। तो टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है, 513,268 अपॉन 966। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है पूरे सिलेंडर को, पूरे सिलेंडर का कंबशन कराने पर।
सिलेंडर का मतलब ये नहीं कि आप उसमें जो आयरन है उसका भी कंबशन करा रहे हो, उसमें जो गैस भरी हुई है उसका कंबशन कराने के लिए कराने पर इतनी हीट रिलीज होगी, और हमें पर डे पता है कि इतनी हीट रिलीज होती है 20,000। तो 20,000 किलो जूल हीट जो है वो पर डे रिलीज होती है। तो इसका मतलब कितने दिन चलेगा वो सिलेंडर, ये कैलकुलेट करना है। तो इस नंबर को 20,000 से डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है भाई। इसके लिए हमको 20,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ रहा है बेटा 25.66, और आगे भी 3-4 भी आता है, तो 25.66 डेज, ये इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर था। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बेटा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसमें कितना चीज़ों का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और थोड़ा माइंड को भी आपको प्रेजेंट रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इस क्वेश्चन में था। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा आज की क्लास के लिए, यह है क्वेश्चन नंबर 14। बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जीज गिवन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2H4 इज। फिर से एक आसान क्वेश्चन, N2H4 की फॉर्मेशन की एंथैल्पी चेंज बताना है। तो N2H4 का फॉर्मेशन मतलब इसका 1 मोल बनाना है, ये तो कंफर्म कर लो सबसे पहले। तो भाई जिसको फॉर्म करना है, जिसके फॉर्मेशन की एंथैल्पी चाहिए, उसका कॉफिशिएंट 1 रख के बना देना उसको। अब किससे बनेगा ये पता ही है आपको। तो नाइट्रोजन की एलिमेंटल स्टेट N2 होती है, और हाइड्रोजन की एलिमेंटल स्टेट H2 होती है। अब इसको बैलेंस कर दो, N2H4 को मत छेड़ना है यहाँ पर। N2 + 2H2 गिव्स N2H4। तो हमें इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज चाहिए बेटा, ये हमें चाहिए, ये अपने लिए आंसर हो। तो अब देखिए कैसे सॉल्व करना है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। तो इसमें देखिए एक तो N2, भाई बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी का सम माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी का सम। अब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी, रिएक्टेंट में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, तो देखो N2 है, N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N। अच्छा ये ध्यान दे लेना कि गैस में होने चाहिए सभी, यहाँ तो सभी गैस स्टेट में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। और ना ही किसी तरह की एनर्जी आपको ऐसी दी हुई है कि सब्लिमेशन वेपराइजेशन की एंथैल्पी दी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब वो ऑलरेडी उसी स्टेट में दिए हुए हैं, इसमें जरूरत थी हमें गैस स्टेट की, जरूरत थी, गैस में दिए हुए हैं। अब इसमें N ट्रिपल बॉन्ड N की एंथैल्पी कितनी दी हुई है, 941 दी हुई है। तो 941, एक ही तो NN बॉन्ड है यहाँ पर। अब दो यहाँ पर HH बॉन्ड है, और HH बॉन्ड की कितनी है 436, तो 2 मोल HH बॉन्ड की हो जाएगी 2 × 436। अब माइनस करेंगे N2H4 के लिए। अब N2H4 की स्ट्रक्चर में एक तो NN बॉन्ड होता है और 4 NH बॉन्ड होते हैं। एक NN बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ध्यान रखना। तो 159 हो गई सिंगल बॉन्ड वाले NN के लिए, और 4 होंगे यहाँ पर बेटा NH बॉन्ड, जिसकी एनर्जी आपको दे रखी है कितनी, 398। ये आपको गिवन है 398, ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को। अब सॉल्व करोगे तो बेटा ये सॉल्व करके आने वाला है +62 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से ही की हुई है, इसलिए मुझे इसका आंसर पहले से ही पता है। तो इसका सही आंसर होगा 62 किलो जूल पर मोल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आज की क्लास के लिए आई थिंक आपने इस क्लास को काफ़ी एंजॉय किया होगा, और थर्मोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को आपने देखा होगा कि कैसे हम क्वेश्चंस को करते हुए थ्योरी को रिलेट कर सकते हैं, और जो प्रॉब्लम्स हमें इस चैप्टर के अंदर आती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर के अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो सिंपली आपको इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और आज की क्लास आपके लिए उसमें काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।